तो ग्राफ को रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन तो आपको एनटीएससी में इसका मिलता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो साइंस से रिलेटेड हो, एक क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर तो कम से कम आता ही है, एटलीस्ट एक तो आता ही है। तो ग्राफ में अभी तक आपने देखा कि कई जगह पे हम कहते हैं कि उसका एरिया हमको, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज भी करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो किस चीज का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है उसको अब समझते हैं कि कैसे पता चले कि किस चीज का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन से ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इसमें एक और इंफॉर्मेशन होती है कि ग्राफ का जो कर्व आ रहा है वो कितना इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। जैसे ग्राफ का जो बना ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल सब्सटेंड करता है, कितना इंक्लाइंड है, यानी ये वाई के कितना करीब है, उसे बोलते हैं उसकी इंक्लिनेशन। वैसे तो स्लोप बोलते हैं, लेकिन स्लोप आप अभी नहीं जानते हो कि 9th क्लास की स्टार्टिंग में, 9th क्लास के एंड तक जाके पता चलेगा स्लोप क्या चीज़ होती है। तो अगर आप स्लोप जानते हो फिर तो बढ़िया है, फिर तो ये स्लोप ही होता है। लेकिन स्लोप नहीं पता तो आपको ये समझो कि कुछ इंक्लिनेशन होता है, यानी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे वो चीज़ इंक्लाइंड होती है। तो किसी ग्राफ में मेनली दो ही बातों में उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। एक उसके अलावा जो बेसिक ग्राफ होता है तो वो तो है ही इंफॉर्मेशन, उसके अलावा दो और बातों में होती है, वो ग्राफ कितना इंक्लाइंड है, दूसरा उस ग्राफ के नीचे कितना एरिया एनक्लोज हो रहा है। अक्सर हमको इन दोनों बातों से डील करना रहता है किसी भी ग्राफ में। अब कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है उसको समझते हैं। तो शुरू करते हैं उसकी इंक्लिनेशन से। इनकी इंक्लिनेशन पे क्या मतलब होता है। मान लो हमारे पास कोई भी ग्राफ ऐसे प्लॉटेड है, तो आप उसकी वर्टिकल एक्सिस पे जो यूनिट्स लिखी गई हैं उसको उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो यूनिट्स लिखी गई हैं उससे डिवाइड करो। यानी y पे जो यूनिट लिखी गई है उसको x पे जो लिखी गई है यूनिट्स, उन यूनिट्स को डिवाइड करो। जो भी वो यूनिट्स निकल करके आती है, वो जो भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, वो चीज़ की इंफॉर्मेशन हमको उसकी इंक्लिनेशन में मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें मैंने दो बॉडी ली, एक ग्राफ ए का ऐसे जा रहा है और बी का ग्राफ ऐसे जा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, या डिस्प्लेसमेंट कह लो, या पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसमें ये मीटर्स में मेजर की गई है, ये सेकंड में मेजर की गई है। तो आप इसके वर्टिकल एक्सिस पे जो यूनिट लिखी गई है मीटर, उसको जो हॉरिजॉन्टल लिखा गया है सेकंड, उससे डिवाइड करो, यानी मीटर पर सेकंड बन गया। अब मीटर पर सेकंड चीज़ क्या, किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की होती है। तो अगर ये वेलोसिटी है तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है या इसकी जो इंक्लिनेशन है वो कौन बताएगा? वो उसका स्लोप बताएगा। तो आपके स्लोप से पता चलेगा कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है, या इंक्लिनेशन बताएगा किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है। जैसे इसी में देखें अगर हम, तो ए का एंगल जो बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है, यानी ए ज़्यादा इंक्लाइंड है और बी कम इंक्लाइंड है। तो इसका मतलब ए की वेलोसिटी ज़्यादा है और बी की वेलोसिटी कम है, क्योंकि उसको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड की यूनिट बन के आ रही है उसके डिवीजन से। क्लियर? तो इसे किससे मिलता है? उसकी इंक्लिनेशन से। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसके लिए मीटर पर सेकंड से हमको मिलेगा, उसका इंक्लिनेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन थी। हम उसकी इंक्लिनेशन चेक करते हैं, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी डायमेंशन चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी बन के आएगा उसकी वो वैल्यू हो जाएगी। ऐसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज मैं ग्राफ बनाऊँ वेलोसिटी पर सेकंड, जैसे बना ही हुआ है, ये बना हुआ वेलोसिटी के और सेकंड के बीच का ग्राफ बना हुआ है। तो वेलोसिटी और ग्राफ के अगर आप इन दोनों की यूनिट को चेक डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? इसकी यूनिट कितनी होगी? मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो पर सेकंड हो गया। ये कितना बना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी डायमेंशन होती है, किसकी यूनिट होती है? ये यूनिट होती है एक्सेलेरेशन की। तो इसीलिए वीटी ग्राफ का, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो इंक्लिनेशन है वो हमको एक्सेलेरेशन बताएगा। समझ में कैसे रीड करते हैं इंक्लिनेशन? कि अगर उसकी डायमेंशन डिवाइड करके देखो, जो बन के आ रही है वो इन्फॉर्मेशन उसकी इंक्लिनेशन में होगी। कोई चीज़ अगर ज़्यादा इंक्लाइंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, कम है तो फिर कम रहेगी। और जैसे इसके अंदर देखो इंक्लिनेशन कांस्टेंट है, आप आगे जाते रहोगे तो हर बार हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो सेम बन रहा है, सेम एंगल बन रहा है। इसीलिए इसका एंगल सेम होने से इसकी जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इसकी इंक्लिनेशन में क्या था? एक्सेलरेशन था, और वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है कि वो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर वो स्ट्रेट लाइन आए तो, बाई चांस वो अगर हॉरिजॉन्टल आ जाता है, अगर यही लाइन सीधी आती तो फिर कहते हैं कि इंक्लिनेशन तो है ही नहीं, उस अलग द हॉरिजॉन्टल आ गया है, उसकी इंक्लिनेशन कितनी हुई? जीरो हुई। अगर जीरो हुई तो फिर वो एक्सेलरेटेड ही नहीं है। तो बॉडी किससे चल रही है? विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करेगी अगर ग्राफ ऐसा आएगा। और यही ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम रहा होता तो फिर उसकी इंक्लिनेशन क्या आती? डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर पर सेकंड, और ये चीज़ क्या आती? कांस्टेंट। तो ये आप इसको एस भी बोल सकते हो, और ये टाइम हो गया हमारा। तो
तो ये चीज़ अगर कांस्टेंट आ जाएगी तो इसका मतलब उसकी पोजीशन कांस्टेंट है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि स्लोप तो उसका है ही नहीं, इंक्लिनेशन तो उसकी है ही नहीं। तो ये बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ होता है, ये बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ होता है, ये बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ होता है। सब किससे पता चल रहा है, उसकी इंक्लिनेशन चेक की गई, और कैसे पता चला इंक्लिनेशन में क्या मिलेगा, उनकी यूनिट्स को डिवाइड करके देखा गया, उससे वही चीज़ मिलती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम से एक्सेलेरेशन। तो ये था इंक्लिनेशन। एक और केस होता है जिस केस में हमको पता चलता है कि भाई एरिया अंडर द कर्व, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो एरिया अंडर द कर्व में कौन सी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, इसको चेक करने के लिए आप दोनों एक्सिस की यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके देखो, वर्टिकल को और हॉरिजॉन्टल को मल्टीप्लाई करो, जो निकल के आता है वही उसमें होता है। जैसे अगर आप मीटर को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्सटी ग्राफ था हमारे पास, आपने मीटर को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है इसकी यूनिट मीटर सेकंड बनती हो, फिजिकली नहीं है। तो इसलिए डिस्टेंस टाइम का एरिया कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इससे हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। वही अगर हम इसमें आए तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर आप इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो सेकंड सेकंड करके आ गया मीटर। ये किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट की। इसीलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम का एरिया तो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया कुछ नहीं देता है। वहीं अगर ग्राफ बन जाए, आपको कह दे वो कि एक्सेलेरेशन टाइम बना दो, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम बना दिया जाए ग्राफ, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। तो सेकंड सेकंड कट गया, क्या आया, मीटर पर सेकंड, क्या होता है, वेलोसिटी। तो 80 ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, क्योंकि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट ही था, चेंज इन पोजीशन था, तो यहाँ भी क्या मिलेगा हमको, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। तो समझ में आया पॉइंट। ये था कैसे ग्राफ को हम रीड करते हैं, ग्राफ से हमें क्या किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, अब मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर एक बॉडी है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज का, ये डाउट के रूप में मुझे आया था, इसलिए मैंने आप करवा रहा हूँ मैं। तो इसमें 3 बॉडी का ग्राफ प्लेस किया गया, और वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी कि यहाँ पे किलोमीटर प्लेस्ड है और यहाँ पे आवर प्लेस्ड है। तो एक बॉडी आ रही है बी बॉडी, जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, और ये उसका कर्व है। एक दूसरी बॉडी हमारे पास सी बॉडी, जो 2 किलोमीटर के बाद शुरू होती है, आगे स्टार्ट होती है, और ये उसका कर्व है। और ये हो गया हमारा ए वाले का, वो ऐसे जाती है। ठीक है, 3 कर्व उसमें बनाई गई हैं। अब क्वेश्चन था, सबसे पहला पार्ट, उसके 4 पार्ट है। पहला पार्ट है इसमें सबसे तेज कौन है, फास्टेस्ट वो है जिसका सबसे ज़्यादा एंगल बनता है विद हॉरिजॉन्टल। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि वो बी का एंगल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखो इसका यहाँ पे एंगल मापेगा इधर से, इसका एंगल मापेगा यहाँ से। तो सबसे धीरे कौन चल रहा है, ए, क्योंकि उसका एंगल कैसा है, सबसे कम है। कैसे पता चला कि एंगल देखा जाएगा, क्योंकि हमने दोनों को डिवाइड किया, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी ही तो बताएगी कि स्पीड किसकी ज़्यादा किसी कम है, या वेलोसिटी किसी ज़्यादा किसी कम है, कौन तेज चल रहा है वही तो बताएगा। तो स्लोप देखा, इंक्लिनेशन देखा, इंक्लिनेशन से पता चला कि सबसे ज़्यादा किसकी है, बी की है, तो बी इसमें फास्टेस्ट है, और ए सबसे कम चल रहा है, धीरे चल रहा है। तो पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, एट द सेम, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो दोनों एक ही वक्त एक जगह पे हों, तीनों? क्या इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर वो तीनों एक ही टाइम पे एक ही जगह हों? अगर ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, आपको ग्राफ से ही मिल जाएगी। इसमें ऐसा होता है कि दोनों जहां पे वो कट करते हैं, अगर सेम टाइम पे ग्राफ में तीनों पॉइंट एक ही जगह पे कट कर जाएं, तो लाइन एक जगह पे कट कर जाती हैं, तो इसका मतलब वो तीनों एक ही जगह पे हैं। लेकिन ग्राफ में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे तीनों एक जगह पे कट कर रहे हैं। यानी अगर आप इस टाइम में कोरस्पॉन्डिंग देखोगे तो 2 कट कर रहे हैं। कौन सा कट कर रहा है, हमारा बी और सी कट कर रहा है। यानी ये वो पॉइंट है जब बी और सी तो एक ही जगह पे हैं, लेकिन ए उस वक्त थोड़ा आगे था, ऊपर था, थोड़ा ऊपर था ना, डिस्टेंस क्या था, थोड़ा ज़्यादा था उसका। ये वो पॉइंट है जिसपे ए और बी एक ही जगह पे हैं, ए और बी एक ही जगह पे हैं, लेकिन उस वक्त सी उनके साथ नहीं है, सी थोड़ा पीछे है। ये वो पॉइंट है जिसपे ए और सी एक साथ हैं, लेकिन उस वक्त बी उनके साथ नहीं है, बी थोड़ा सा आगे है। ठीक, तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इसमें वो तीनों एक साथ एक ही जगह पे रहे हों। अगर ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे कट करती एक ही वक्त पे, फिर होता वो पॉइंट जहां पर वो एक ही साथ एक जगह पे होते। क्लियर? तो ये बी पार्ट था। सी पार्ट है कि अच्छा 3 पार्ट, ग्राफ उतना क्लियर नहीं है 3 और 4th के लिए, तो हम थोड़ा सा अंदाजा ही लगाएंगे। ध्यान समझना, आपको मतलब समझ आना चाहिए किस तरीके से रीड किया जाता है, बस इन्फॉर्मेशन इतनी ही है। क्योंकि आप जब एनटीएससी कर जाओगे तो वहाँ पे तो क्वेश्चन साफ साफ लिखा मिलेगा। तो अगर हाउ फार इज सी व्हेन बी पासिस ए, तो सी कितना दूर था, हाउ फार इज सी कितना दूर था जब बी ने ए को पास किया। तो बी ने ए को पास किया यहाँ पर, बी ने ए को कट यहाँ पे किया, तो बी यहाँ पर ए से आगे निकला है। उस वक्त सी कहाँ था, यहाँ पे था। अगर आप इसे कोरेस्पॉन्डिंग चेक करोगे तो लगभग कितना आएगा, 8 किलोमीटर। लगभग कितना आएगा, 8 किलोमीटर। तो बी उस वक्त 8 किलोमीटर के मार्क पर था जब सी उस वक्त 8 किलोमीटर के मार्क पर था जब बी ने ए को क्रॉस किया था। ठीक, और कम अगर हमसे वो ये पूछ लेते कि सी चला कितना है, तो सी शुरू हुआ था हमारा 2 किलोमीटर से,
यानी सी चला तो 6 ही किलोमीटर है, सी सिर्फ 6 किलोमीटर चला है, अभी वो 8 किलोमीटर के मार्ग पर है। 6 किलोमीटर चलने के बाद 8 किलोमीटर के मार्ग शुरू ही वो कहाँ से हुआ है, 2 किलोमीटर से हुआ। तो ये सी वाले पार्ट का आंसर हो गया। अगला पार्ट है हाउ फार इज बी ट्रेवल्ड इट पास सी। जब वो सी को पास करता है तो बी कितना चल चुका है, बी सी को कहाँ पास करता है, यहाँ पर। तो बी जब सी को पास करता है तो कितना वो चल चुका है, तो बी ने सी को यहाँ क्रॉस किया, तो उसमें उस वक्त बी लगभग 6.5 किलोमीटर के आसपास चल चुका था। तो आंसर हो जाएगा 6.5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ये चीज़ें देखो अंदाज़ा लगाया कि आपकी बुक में वो क्लियरली मार्क नहीं था कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, पर ग्राफ उतना क्लियर नहीं था, तो हमने अप्रोक्सीमेटली लगाया, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है किस तरीके से आपको रीड करोगे। तो उम्मीद है अब आप ग्राफ समझ में आ जाएगा। अब एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, क्योंकि वही आपके एग्जाम में आने वाली है।